आज हम बात करेंगे एवरीबडी लाइज की उन हिस्सों की जहां लेखक सेथ स्टीवंस डेविडोविट्स बताते हैं कि गूगल सर्च असलियत को उजागर कर देता है। लोग अक्सर समाज, दोस्तों या खुद से झूठ बोलते हैं, लेकिन जब वे अकेले स्क्रीन के सामने होते हैं तो उनकी असली सोच सामने आती है। कोई नस्लवादी व्यक्ति आसानी से नस्लवादी चुटकुले खोज सकता है। कोई चिंता या अवसाद से जूझ रहा व्यक्ति चुपचाप लक्षण या मदद खोज सकता है। इन क्षणों में ईमानदारी जीतती है और सर्च डेटा आत्म धोखे को भी उजागर कर देता है। उदाहरण के लिए मतदान को ही लें। हम खुद से कहते हैं कि हम जरूर वोट करेंगे, लेकिन जब तक हम वास्तव में ये नहीं खोजते कि मतदान केंद्र कहाँ है या मतदान कब शुरू होता है, सच्चाई ये है कि हम शायद वोट नहीं करेंगे। गूगल ये अंतर दिखाता है कि हम क्या कहते हैं और वास्तव में क्या करते हैं। कई बार ये सच चौंकाने वाला होता है, जैसे पेरेंटहुड का मामला। बिना बच्चों वाले जोड़े अक्सर सोचते हैं कि क्या वे बच्चों के बिना पछताएंगे, लेकिन गूगल डेटा दिखाता है कि कहीं अधिक माता पिता ये खोजते हैं कि मुझे बच्चों के होने का पछतावा है, बजाय इसके कि गैर माता पिता खोजें मुझे बच्चों के न होने का पछतावा है। ये छिपा हुआ सच बताता है कि समाज लोगों पर माता पिता बनने का दबाव डालता है, लेकिन पछतावा अक्सर दूसरी तरफ ज्यादा होता है। इसी तरह लैंगिक समानता पर भी गूगल सर्च असली तस्वीर दिखाता है। सार्वजनिक रूप से लोग बराबरी पर गर्व करते हैं, लेकिन माता पिता अपने बेटों के लिए क्या मेरा बेटा प्रतिभाशाली है, ये खोजने की संभावना बेटियों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा होती है। जबकि शोध बताते हैं कि लड़कियां अकादमिक रूप से आगे होती हैं। माता पिता अपनी बेटियों के रूप, रंग और वजन को लेकर बेटों से कहीं अधिक चिंतित रहते हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि लड़के ज्यादा मोटे होने की संभावना रखते हैं। गूगल सर्च पूर्वाग्रह के अंधेरे कोनों को भी उजागर करता है। आतंकवादी हमलों के बाद मुस्लिमों को निशाना बनाने वाली नफरत भरी खोजें अचानक बढ़ जाती हैं। जब राष्ट्रपति ओबामा ने सैन बर्नार्डिनो हमले के बाद शांति की अपील की, टीवी चैनलों ने उनकी तारीफ की, लेकिन गूगल पर नफरत भरी खोजें 3 गुना बढ़ गईं। ये है डिजिटल ट्रुथ सीरम की ताकत। ये शिष्टाचार, दिखावा और झूठ को असली सोच, असली भावनाएं और असली डर सामने लाता है। अब जूम इन करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जो आदमी 20 साल की उम्र में उदारवादी नहीं है, उसका दिल नहीं है, और जो आदमी 30 साल की उम्र में रूढ़िवादी नहीं है, उसका दिमाग नहीं है। उनका विचार था कि युवा आदर्शवादी होते हैं और उम्र बढ़ने पर लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सच है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 60 सालों के 3 लाख से अधिक सर्वे का अध्ययन किया और पाया कि उम्र का राजनीतिक विचारों पर बहुत कम असर होता है। असली असर उस राष्ट्रपति का होता है जिसे लोग अपनी किशोरावस्था में देखते हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने ड्वाइट आइजनहावर के दौर में किशोरावस्था बिताई, वे ज्यादा रूढ़िवादी बने, जबकि जॉन एफ कैनेडी के दौर में बड़े हुए लोग ज्यादा उदारवादी रहे। और जब उसी पीढ़ी ने वाटरगेट स्कैंडल में निक्सन को गिरते देखा, तो उनका रिपब्लिकन पर अविश्वास और गहरा हो गया। यानी हमारी राजनीतिक दिशा अक्सर युवावस्था में तय हो जाती है और जीवन भर साथ रहती है। यही बिग डेटा की ताकत है। ये लाखों रिकॉर्ड्स को देखकर वे पैटर्न दिखाता है जो हमारी आंखों से छिपे रहते हैं। अपराध पर भी यही लागू होता है। 1970 के दशक में अ क्लॉकवर्क ऑरेंज नामक फिल्म ने हिंसक दृश्यों से लोगों को चौंका दिया। लोग डर गए कि क्या हिंसक फिल्में अपराध बढ़ाती हैं? लेकिन जब अर्थशास्त्रियों ने FBI रिपोर्ट्स और बॉक्स ऑफिस डेटा का अध्ययन किया, तो पाया कि जब हिंसक फिल्में रिलीज होती थीं, तो अपराध दर घट जाती थी। वजह यह थी कि हिंसक प्रवृत्ति वाले युवा थिएटर में बैठे थे और शराब नहीं पीते थे, जिससे अपराध कम हो जाता था। ये है डेटा का जूम इन। ये हमें उलट-पुलट सच दिखाता है। लेकिन बिग डेटा सर्वशक्तिमान नहीं है। सेथ ने लॉरेंस समर्स से मुलाकात की,
जिन्होंने पूछा कि क्या बिग डेटा शेयर बाजार की भविष्यवाणी कर सकता है। जवाब था नहीं। शेयर बाजार बहुत जटिल है। इसमें बहुत सारे चर और संयोग होते हैं। पैटर्न दिख सकते हैं, लेकिन वे अक्सर भ्रम होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने ट्विटर मूड से बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश की, लेकिन असल दुनिया में वो असफल रही। सेथ ने खुद गूगल सर्च से निवेश प्रवाह का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन डेटा पर्याप्त नहीं था। सोने की कीमतों पर भी उन्होंने पैटर्न देखा, लेकिन वास्तविक समय में वो टूट गया। सबक ये है कि बिग डेटा कई छिपे सच दिखा सकता है, लेकिन ये जादू नहीं कर सकता। और अंत में बिग डेटा के खतरे भी हैं। वही जानकारी जो समाज सुधार सकती है, उसका इस्तेमाल लोगों का शोषण करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कंपनियां उम्मीदवारों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने फेसबुक लाइक्स का अध्ययन किया और पाया कि कुछ लाइक्स का संबंध बुद्धिमत्ता से है। लेकिन अगर कंपनियां इन पैटर्न का इस्तेमाल करें, तो कोई योग्य व्यक्ति सिर्फ मोटरसाइकिल पसंद करने की वजह से नौकरी खो सकता है। यही नहीं, बिग डेटा का इस्तेमाल अलग अलग लोगों से अलग कीमत वसूलने के लिए भी किया जा सकता है। एयरलाइंस पहले से ही ये करती हैं। एक टिकट अगर आप 1 महीने पहले खरीदते हैं तो वो बहुत सस्ता होता है, लेकिन अगर आप उसे यात्रा से 1 रात पहले खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम जानता है कि आखिरी समय के यात्री मजबूर होते हैं और ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। बीमा कंपनियां भी इसी तरह के मॉडल का परीक्षण कर चुकी हैं। एक कंपनी ने पुराने ग्राहकों के आय, स्वास्थ्य और खर्च करने की आदतों से मिलते जुलते नए ग्राहकों की तुलना की और फिर उन्हें उतना ही प्रीमियम चार्ज किया जितना वे देने को तैयार थे। यानी 2 लोग एक ही योजना पर हों, फिर भी उनकी कीमतें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि सिस्टम जानता है कि उनमें से एक जोखिम से डरता है और कभी पीछे नहीं हटेगा। कैसीनो इसे और आगे ले जाते हैं। हर जुआरी का एक पेन पॉइंट होता है, वो सीमा जहां तक वो हार सकता है और फिर खेल छोड़ देता है। कारोबार के लिए यह बेहतर होता है कि खिलाड़ी छोटे छोटे नुकसान नियमित रूप से झेले, बजाय इसके कि एक बार में बड़ा नुकसान हो। इसलिए मैनेजर अक्सर खिलाड़ियों को उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले रोकते हैं और उन्हें मुफ्त डिनर या होटल रूम देकर वापस खेलने के लिए आकर्षित करते हैं। अब सोचिए, अगर बिग डेटा हर जुआरी का पेन पॉइंट बिल्कुल सही तरीके से निकाल सके, तो नियंत्रण पूरी तरह से और डरावना हो जाएगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बिग डेटा उपभोक्ताओं को भी ताकत दे सकता है। जैसे येल्प पर लोग ईमानदार रिव्यू देकर खराब रेस्तरां को उजागर कर सकते हैं। एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने पाया कि येल्प पर सिर्फ 1 स्टार कम होने से किसी रेस्तरां की आय लगभग 10% तक घट सकती है। इसी तरह Booking.com जैसी साइटें लोगों को होटल की कीमतें तुरंत तुलना करने देती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा चार्ज होने का खतरा कम हो जाता है। यही असली चुनौती है। बिग डेटा दोनों पक्षों की सेवा कर सकता है। ये शोषण भी कर सकता है और सुरक्षा भी। ये ताकत कंपनियों की तरफ झुक सकती है या उपभोक्ताओं की तरफ। नतीजा इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या हम न्याय की मांग करते हैं, क्योंकि अंत में वही तकनीक जो हमें नियंत्रित कर सकती है, वही सिस्टम को ईमानदार भी रख सकती है। तो अब सवाल उठता है कि हमने एवरीबॉडी लाइज से क्या सीखा। पहला सबक यह है कि डेटा साइंस हमारी सहज प्रवृत्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इंसानी प्रवृत्तियां नाजुक होती हैं, छोटे अनुभवों और निजी पक्षपात से बनी होती हैं, लेकिन डेटा लाखों मामलों को प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न देख सकता है और हमें साफ जवाब दे सकता है। जहां हमारी गट फीलिंग अक्सर असफल होती है, वहां डेटा हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। दूसरा सबक यह है कि डेटा सिर्फ नंबर या चार्ट तक सीमित नहीं है। ये वेबसाइटों के लिंक हो सकते हैं, किसी घोड़े के दिल की धड़कन का माप हो सकता है, या डेट पर कपल्स द्वारा बोले गए शब्द हो सकते हैं। अगर आप देखना जानते हैं, तो जिंदगी की लगभग हर चीज डेटा में बदली जा सकती है। तीसरा सबक यह है कि बिग डेटा उन सच्चाइयों को उजागर करता है जिन्हें लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। सर्वे में हम झूठ बोलते हैं,
सार्वजनिक रूप से हम दिखावा करते हैं, लेकिन ऑनलाइन, खासकर सर्च इंजन की प्राइवेसी में, असली सच बाहर आता है। यही वजह है कि गूगल सर्च हमारी छिपी हुई इच्छाओं, डर, पूर्वाग्रह और पछतावों को उजागर कर सकता है। चौथा सबक यह है कि बिग डेटा हमें जूम इन करने देता है। पर्याप्त अवलोकनों के साथ हम देख सकते हैं कि अलग अलग समूह कैसे व्यवहार करते हैं, विश्वास कैसे बनते हैं और घटनाएं हमें वास्तव में कैसे प्रभावित करती हैं। ये बता सकता है कि किस उम्र में राजनीतिक विचार बनते हैं या क्यों हिंसक फिल्में अपराध को कम कर सकती हैं। ये अनुमान नहीं है, बल्कि सबूतों से निकले इनसाइट्स हैं। लेकिन हमने इसकी सीमाएं भी देखी। कुछ सिस्टम जैसे शेयर बाजार इतने अराजक होते हैं कि उनकी भविष्यवाणी करना असंभव है। बहुत सारे चर, बहुत ज्यादा संयोग। बिग डेटा शक्तिशाली है, लेकिन ये कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं है। और अंत में हमने इसके खतरों को भी देखा। डेटा का इस्तेमाल भेदभाव, शोषण और नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। कंपनियां इसका इस्तेमाल कीमतें बढ़ाने के लिए कर सकती हैं, कैसीनो खिलाड़ियों को फंसाने के लिए और नियोक्ता अच्छे लोगों को गलत तरीके से रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन डेटा हमें पारदर्शिता, रिव्यू और जवाबदेही के जरिए बचा भी सकता है। कौन सा पक्ष जीतेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम इस टूल का कितना जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं। संदेश साफ है, बिग डेटा सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है। ये एक ताकत है जो पहले से ही राजनीति, चिकित्सा, व्यापार और समाज को बदल रही है। ये हमारे जीने, सोचने और एक दूसरे को समझने का तरीका बदल सकती है, और हम अभी इसकी शुरुआत में ही हैं। तो जब आप इस सफर को पूरा करें, याद रखें कि आपकी हर सर्च, हर क्लिक और हर डिजिटल फुटप्रिंट एक कहानी कहता है। सवाल यह है कि क्या हम उस कहानी का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने के लिए करेंगे या एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए।